चतुर्वेदी जी के खानदान को ईश्वर जाने क्या श्राप दे चुका था कि पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती जा रही थी, लेकिन लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा था। बहुएं आती और एक के बाद एक बेटों का जन्म होता जा रहा था। जब चौथी पीढ़ी में पवन जी के यहाँ बिटिया का जन्म हुआ तो पूरा खानदान खुशी से झूम उठा। बेटिया सिर्फ अपने पिता की ही नहीं बल्कि चाचा चाची दादा दादी सबकी ही लाडली थी। पूरा घर उसे हाथों हाथ लिए रहता। दादाजी तो बिटिया के जन्म से ही अपने स्वर्ग जाने की टिकट कंफर्म समझने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवार में परिवर्तित हो गया और अब सुरभि भी बड़ी हो गई थी। लेकिन एक चीज थी जिसमें आज भी बदलाव नहीं आया था, वो था सुरभि के लिए सबका अटूट प्यार। अरे सुरभि बेटा उठो, देखो 11 बज रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा बेटा। मम्मी आपको पता है ना, मुझे जल्दी उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी आप आकर मेरी नींद खराब कर देती हो। अरे बेटा ऐसे गुस्सा नहीं करते, चलो बस नाश्ता कर लो, फिर तुम आकर दोबारा सो जाना। नहीं माँ मुझे नाश्ता नहीं करना, मम्मी मुझे सोने दीजिए। मुझे पता था तुम ऐसे नहीं उठोगी। सुन तो, आज तुम्हारी भाभी ने नाश्ते में क्या बनाया है? क्या बनाया है? तुम्हारी पसंदीदा पिज्जा के पराठे बना रही है, जल्दी से उठकर आ जाओ। क्या? मेरी भाभी वर्ल्ड की बेस्ट भाभी है, मैं अभी आती हूँ। सुरभि किचन में जाकर अपनी भाभी से पिज्जा पराठा मांगने लगती है। अरे सुरभि ब्रश तो कर ली थी, ऐसे ही खाओगी क्या? भाभी शेरों ने कभी ब्रश किया है क्या? मैं चतुर्वेदी खानदान की एक लौती शेरनी हूँ, अगर मैं ब्रश करूँगी तो शेरों की तौहीन हो जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, खा लो, तुम हमारी शेरनी ही हो। सुरभि की बात सुनकर काजल और सीमा हंसने लगती हैं और सुरभि मगन होकर अपना पिज्जा पराठा खाने लगती है। सुरभि कोई छोटी बच्ची नहीं थी, अब वो पूरे 24 साल की हो गई थी, लेकिन जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार में अभी तक अपने जीवन की सच्चाई को फेस करना नहीं सीख पाई थी। दोपहर के 3 बजे। अरे सुरभि अभी तक लंच नहीं किया तुमने? दोपहर के 3 बज रहे हैं, जल्दी से खाना खा लो वरना मम्मी जी मुझ पर नाराज होगी कि खाना नहीं दिया मैंने। अरे भाभी चिल, मम्मी जी से मैं बात कर लूंगी। आज मैं अपने दोस्तों के साथ क्लब जा रही हूँ, वहीं पर लंच करूंगी और मम्मी को बता देना आज शाम को थोड़ा लेट आऊंगी। अरे लेकिन सुनो तो। सुरभि अपनी भाभी की बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। काजल सोचती है, अरे क्या लड़की है, अपनी ही धुन में रहती है, कभी अपनी जिम्मेदारियाँ समझती ही नहीं, मम्मी जी से बात करनी पड़ेगी। काजल अपनी सास के पास जाकर बोलती है, मम्मी जी शाम हो गई है और लड़के वाले आने वाले होंगे और सुरभि अभी तक घर नहीं आई है। मैंने उसे समझाया भी था लेकिन वो किसी की बात ही नहीं सुनती। अरे काजल अभी वो बच्ची है, इसीलिए अभी उसे जिम्मेदारियों का मतलब कहाँ ही पता है, अभी तो उसकी खेलने कूदने की उम्र है, एक बार शादी हो जाएगी तो जिम्मेदारी खुद समझ जाएगी। मम्मी जी तो ऐसी बात कर रही हैं जैसे सुरभि अभी 24 की नहीं 14 साल की हो और उसके ससुराल जाने के दिन ही कितने बचे हैं। आज रिश्ता पक्का हो गया तो कल शादी हो जाएगी। शाम हो जाती है और लड़के वाले सुरभि को देखने के लिए आ जाते हैं। लड़के की माँ सुरभि को बुलाने को कहती है, अरे बहन जी हमारी होने वाली बहू को तो बुलाइए। अरे कमला बहन जी, आप तो जानती हैं हमारी सुरभि को, वो क्या है ना, मेरे दोस्त की माता जी की तबीयत बहुत खराब थी और अस्पताल ले जाने में उन्हें मदद की जरूरत थी, तो मैंने कहा लड़के वाले तुम्हें बाद में देख लेंगे, पहले तुम मदद करके आओ, इंसानियत का दर्द सबसे ऊपर है। अरे वाह भाई साहब वाह, यह होते हैं संस्कार। हमें आपकी बेटी की सोच और संस्कार बहुत पसंद आए। आप किसी दिन समय निकाल कर हमारे घर आइए सुरभि को लेकर। जी जी जरूर। ये सब देखकर काजल सोचने लगती है, कहानी तो पापा जी ने बहुत अच्छी बनाई है। अगर कमला आंटी को पता चलेगा कि सुरभि अस्पताल नहीं क्लब गई है तो वो किस मुंह से सुरभि को अपनी बहू बनाएगी। उसके बाद चतुर्वेदी जी की कहानियों का ऐसा जादू चला कि सुरभि और कमला जी के बेटे आलोक का रिश्ता पक्का हो गया और देखते ही देखते सुरभि और आलोक की शादी हो गई। शादी के बाद सुरभि अपने ससुराल आ जाती है। शादी के बाद दूसरी सुबह को, सुरभि उठो जल्दी से, कपड़े बदल लो, मम्मी अभी चाय देने आती हैं, उन्हें तुम्हें ऐसे शॉर्ट्स में देखकर अच्छा नहीं लगेगा। अरे क्या है आलोक, तुम्हारी फैमिली कंजर्वेटिव थिंकिंग की है क्या? अरे नहीं नहीं, मेरी फैमिली ऐसी कंजर्वेटिव सोच की नहीं है। मम्मी तुम्हें ऐसे शॉर्ट्स में देखेंगी तो कुछ कहेंगी भी नहीं, लेकिन कॉमन सेंस भी कुछ चीज होती है ना। अब ऐसे थोड़ी है कि अगर मम्मी तुम्हें कुछ कहेंगी नहीं तो तुम मम्मी के सामने कुछ भी पहन लोगी। पति की बात सुनकर सभी को बहुत बुरा लगा और आलोक की बात उसे खटक भी रही थी। आज तक मेरी मम्मी पापा ने मुझे किसी चीज के लिए नहीं टोका है, इस आलोक ने मुझे पहले ही दिन इतनी बातें सुना दी। ये मुझे ऐसी वैसी लड़की समझने की भूल कर रहा है, इसे पता नहीं है कि मैं
ऐसे ही सुनने वालों में से नहीं हूँ। सुरभि आलोक की बातें सुनकर नाराज हो जाती है और करवट बदलकर फिर से सो जाती है। तभी सुरभि की सास कमला उसके कमरे में नाश्ता लेकर आती है। वो देखती है कि आलोक बाथरूम में नहा रहा है और सुरभि बिस्तर पर सोई हुई है। वो नाश्ता लेकर वापस चली जाती है। फिर 1 घंटे बाद वो कमरे में फिर से आती है, लेकिन सुरभि अभी तक सो रही होती है। सुरभि बेटा 9 बज रहे हैं, अभी तक सो रही हो, चलो जल्दी से उठ जाओ। मम्मी जी क्या है ना, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ सुबह जल्दी नहीं उठ पाती। अरे देखो बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई है और सबके घर के अपने तौर तरीके होते हैं। शादी के बाद सबको ससुराल के तौर तरीके सीखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हें सुबह उठकर काम करना है या नाश्ता बनाना है। काम करने के लिए तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, लेकिन सुबह जल्दी उठना तो जरूरी है। ऐसे तुम सुबह 10 बजे तक सोती रहोगी तो ये अच्छी बात थोड़ी है। अपने पति की बात सुनकर सुरभि ने इग्नोर कर दिया, लेकिन सुबह सुबह सास की ये बात सुनकर सुरभि का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। सुरभि अपना सामान उठाती है और सीधा अपने मायके चली आती है। अरे सुरभि, तुम यहाँ, वो भी इस समय क्या कर रही हो? सुरभि बेटा, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हारी सास का मेरे पास पहले ही फोन आ गया था। जाओ अपने ससुराल वापस जाओ। अपने पापा के कहने पर सुरभि अपना मन मारते हुए वापस ससुराल चली जाती है, लेकिन वहाँ उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता। वो हर समय अपने फोन में लगी रहती है और आलोक से भी कोई खास मतलब नहीं रखती। आए दिन अपने फोन पर सब बताती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन सुरभि की सास उसे चाय बनाने को बोलती है। ये सुनते ही फिर से सुरभि अपना सामान उठाकर मायके चली जाती है। सुरभि बेटा, तुम ऐसे अचानक कैसे आ गई? आने से पहले कॉल तो किया होता। अरे मम्मी, आपने शादी से पहले आलोक के परिवार को नहीं जाना था क्या? मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। मेरी सास ने तो मेरा पहला दिन ही खून पीना शुरू कर दिया। बेटा, तुम अपनी सास से लड़कर आ रही हो क्या? देखो मम्मी, मुझे लड़ने का कोई शौक नहीं है, लेकिन उन्होंने सुबह मुझे इतनी बातें सुनाई तो आ गई मैं अपने घर। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि काजल की फोन पर कमला का कॉल आता है। हेलो आंटी, नमस्ते। कैसे कॉल किया? मम्मी जी, कमला आंटी का फोन है, बात कर लीजिए। तेरी सास का फोन है। कुछ देर सीमा कमला से बात करने के बाद बोलती है, अरे समधन जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसे समझाकर भेज दूंगी। अभी बच्ची है ना। मम्मी, सासू माँ चाहे फोन पर बुलावा भेजे या खुद लेने द्वारे पर आ जाएं। मैं नहीं जाऊंगी ससुराल, तो नहीं जाऊंगी। सब घर वालों के लाख समझाने पर भी सुरभि अपने ससुराल जाने को तैयार नहीं होती। ऐसे ही समय बीतता है और अब सुरभि को अपने मायके में रहते हुए पूरा महीना हो चुका था। और फिर एक दिन सुरभि बैठी हुई अपना फोन चला रही थी। तभी सीमा फोन पर बात करते हुए सुरभि के सामने आकर कहती है, क्या दामाद जी खाना ना खाने की वजह से बेहोश हो गए? समझाओ उनको। जिसकी वजह से वो भूखे प्यासे रह रहे हैं, वो तो 56 भोग कर रही है पेट भर भर कर। ध्यान रखिए उनका। ये सुनकर सुरभि को बेचैनी हो जाती है और वो अपनी मम्मी से पूछती है, मम्मी क्या आलोक जी की इतनी तबीयत खराब हो गई? हाँ, तेरी सास तो यही कह रही थी, लेकिन तुझे क्या, अब तुम ससुराल जाओगी नहीं। लेकिन मुझे तो डर है कि कहीं हॉस्पिटल जाने की नौबत न आ जाए। मम्मी, मैं सोच रही थी कि अब तो मुझे ससुराल जाने ही दो, आलोक जी को मेरी जरूरत है। हाँ हाँ बेटा, जल्दी जाओ। और जो सुरभि ससुराल न जाने की जिद पकड़ कर बैठी थी, वो अपने पति की बीमारी की बात सुनकर नंगे पाँव ही ससुराल के लिए निकल जाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। ये एक छोटे से शहर की बात है जहाँ अजय नाम का लड़का अपनी माँ सावित्री के साथ रहा करता था और वो कॉलेज पढ़ने जाया करता था। माँ, कॉलेज जा रहा हूँ। अजय बेटा, नाश्ता तो करके जा, रात भी खाना नहीं खाया था तुमने। माँ, मुझे देर हो रही है, जाने दो, मैं कॉलेज में कुछ खा लूंगा। नहीं, आज तुम नाश्ता करके ही जाओगे। तुम रोज ऐसे ही चले जाते हो। अच्छा ठीक है, जल्दी से मुझे दे दो नाश्ता। अजय नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल जाता है। जाते हुए उसे रास्ते में रूपा मिलती है। रूपा और अजय एक ही कॉलेज में साथ पढ़ते हैं। रूपा वो लड़की थी जिसे अजय पसंद करता था और अजय को लगता है कि रूपा एक अमीर घर की लड़की है, हालांकि रूपा एक गरीब घर की लड़की होती है। हेलो रूपा, कैसी हो? हेलो अजय, मैं ठीक हूँ, तुम बता, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। चलो आज, वरना फिर से क्लास मिस हो जाएगी। हाँ, तुम रोजाना क्लास मिस कर देते हो। सर भी बोल रहे थे अजय भी क्लास नहीं लेता। तुम तो जानती हो ना रूपा, मैं बस से आता जाता हूँ, इसी वजह से मुझे देर हो जाती है और मेरी क्लास रोजाना निकल जाती है। तुमने तो कहा था कि तुम बस से जाते हो, पर 2-3 दिन से तुम मेरे साथ ही जा रहे हो, ऐसा क्यों? मैं तो अकेले ही जाता हूँ, तुम मिल जाती हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। वो दोनों ऐसे ही बातें करते हुए कॉलेज जाते हैं और ऐसे ही समय बीतता है। वो दोनों और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आज कॉलेज का आखिरी दिन था और आज अजय रूपा को शादी के लिए कहने वाला होता है। हेलो अजय, कैसे हो? हाय रूपा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो, क्या बात है? क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
ये क्या कह रहे हो अजय? ये मेरी बात का जवाब नहीं है। रूपा थोड़ा सोचकर हाँ बोल देती है, पर उसके मन में एक डर भी था, क्योंकि वो जानती थी कि अजय नहीं जानता है कि वो गरीब घर से है। हाँ, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। उसके बाद अजय अपनी माँ को रूपा के घर भेजता है और रूपा का घर देखकर अजय की माँ सावित्री थोड़ा छटपटाती है कि इतने छोटे घर की लड़की अजय ने पसंद की है। और जब अजय की माँ रूपा को मिलती है तो उन्हें रूपा पसंद आती है और वो उन दोनों की शादी करवा देती है। आओ बहू, तुम्हारा घर में स्वागत है। रूपा आ जाओ, ये मेरा घर है, अब ये तुम्हारा भी है। जी। रूपा बहुत खुश होती है और उसे अजय का घर भी पसंद आता है। अजय को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। माँ, ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है। कैसा धोखा बेटा? मैं तो इस रूपा को समझता था ये बहुत अमीर घर की लड़की है, ये इतनी गरीब होगी मुझे नहीं पता था। मैं समझी नहीं बेटा। मुझे लगा था ये अपने साथ बहुत पैसा लाएगी, बहुत सारा सामान लाएगी, पर ये तो एक गरीब निकली। अजय और सावित्री बातें कर रहे होते हैं और रूपा उनकी बातें सुन लेती। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। अच्छा, धोखा नहीं दिया तो क्या किया? तुमने तो कभी नहीं बताया कि तुम तो गरीब परिवार से हो। मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला कि मैं अमीर परिवार से हूँ। झूठ नहीं बोला तो बताया भी तो नहीं ना मुझे। क्या बताती मैं? तुमने कभी पूछा ही नहीं। मैंने सोचा था तुम अपने घर से कार लेकर आओगी और महंगे महंगे तोहफे भी लेकर आओगी। अजय, आपको हो क्या गया है? पहले तो आप ऐसे कभी नहीं थे। मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक हूँ, पहले जैसा ही हूँ, बदल तो तुम गई हो। इतने लालची तो पहले नहीं थे आप। ये बोलकर रूपा रोने लगती है। रूपा अजय का ये बदला हुआ बर्ताव देखकर बहुत परेशान हो जाती है। उससे पहले अजय ने कभी लालच नहीं किया होता। रूपा बेटा, तुम परेशान मत हो, अजय लालची नहीं है, वो तो बस ऐसे ही बोल रहा है, तुम तो उसे जानती हो ना। जानती हूँ माँ कि अजय का ये रूप मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। इतना लालची कोई कैसे हो सकता है? ऐसे ही समय बीतता है और अजय बात बात पर रूपा को ताने देता है, कभी उसे सामान ला लाने के तो कभी गरीबी के। और एक दिन अजय रूपा से अपने घर से पैसे लाने को कहता है। रूपा, रूपा। जी अभी आई। जी बोलिए, क्या हुआ? इतनी देर से कहाँ मर गई थी? कब से आवाज दे रहा हूँ। वो मैं छत पर कपड़े सुखाने गई थी। रूपा, तुमसे मुझे एक काम है। कैसा काम? बताइए। देखो, मैंने अभी एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके लिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए। अच्छा ठीक है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम अपने घर वालों से कहो ना कि वो मुझे पैसे दे दें। क्या? ये सुनकर रूपा आश्चर्यचकित रह जाती है। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे घर वाले पैसे कहाँ से लाएंगे? आप तो जानते हैं ना वो कितने गरीब हैं। देखो रूपा, तुम शादी में कुछ नहीं लाई, मैंने कुछ नहीं कहा, पर अब तो मेरी मदद करो। तुम्हारे घर वाले मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। बेटा, बुरा मत मानना, अजय जो कुछ कर रहा है तुम्हारे लिए ही कर रहा है। माँ, ये जानती हूँ मैं कि अजय मेरे लिए ही सब कर रहे हैं, लेकिन मेरे माता पिता इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? कहीं से भी लेकर आना होगा, वरना तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। ये सुनकर रूपा डर जाती है और रोने लगती है और फिर अपने घर आकर अपने पिताजी को सब बताती है। पापा, आप इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? रूपा बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं कहीं न कहीं से पैसों का इंतजाम कर लूंगा। पापा, आप सब कैसे करेंगे? आप तो जो कमा कर लाते हैं वो मेरी शादी पर जो लोन लिया है उसे भरने में चला जाता है। बेटा, कहा ना, परेशान मत हो तुम, घर पर रुको, मैं जितने भी पैसों का इंतजाम कर पाऊंगा तुम्हें लाकर दे दूंगा। ठीक है पापा, अभी मैं घर जाती हूँ, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये कहकर रूपा तो अपने ससुराल चली जाती है, पर महेश बहुत परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अपनी बेटी का घर बचाने के लिए वो इतने पैसे कहाँ से लाए। मुझे पैसों का इंतजाम जल्दी करना होगा, वरना मेरी बेटी का घर खराब हो जाएगा। क्यों ना मैं अपना स्कूटर बेच देता हूँ। ये सोचकर महेश अपना स्कूटर लेकर उसे बेचने जा रहा था कि तभी वहाँ महेश को अजय की माँ देख लेती है। नमस्ते भाई साहब, यहाँ क्या कर रहे हो? नमस्ते बहन जी, मैं अपना स्कूटर बेचने आया था। पर क्यों? बहू बता रही थी कि ये स्कूटर तो आपको बहुत पसंद था ना। बहन जी, आप तो जानती हैं ना, अजय ने पैसों की डिमांड की है, उसी के लिए मैं ये स्कूटर बेचने आया था। भाई साहब, अजय ने कोई डिमांड नहीं की है, वो क्या है ना, उसने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें लगाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए बहू को बोला था। आप परेशान मत हो, मैं अजय से बात कर लूंगी। नहीं बहन जी, मुझे बेचने दीजिए, मैं अपनी बेटी का घर बचाने के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। माफ कर दीजिए भाई साहब, अजय की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, आप स्कूटर ना बेचिए। सावित्री महेश को रोककर अपने घर ले जाती है और अजय और रूपा को सब बताती है। अजय और रूपा दोनों इधर आओ। जी माँ, बोलिए। अरे पिताजी, आप कब आए? अभी आया। हाँ, आप बोलिए, क्या बात है? नमस्ते पिताजी। तुम्हें पता है अजय, महेश जी अपना स्कूटर बेच रहे थे। हाँ तो क्या हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपनी लड़की का घर बचाने के लिए इतना तो ससुर जी कर ही सकते हैं मेरे लिए।
ऐसा सुनकर सावित्री को बहुत दुख होता है और वो बोलती है, बेटा मैंने तेरी परवरिश ऐसी नहीं की थी, लालची तो तुम पहले कभी नहीं थे। माँ आप जानती हैं मुझे पैसों की जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है महेश जी जो स्कूटर बेचकर पैसे देंगे उससे तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलेगा? अगर पिताजी मुझे कुछ पैसे दे देते हैं तो उससे बिजनेस अच्छा ही चलेगा ना। बेटा महेश जी स्कूटर तो दूसरा ले लेंगे, पर जो उनका दिल दुखेगा उसका क्या? सावित्री के समझाने पर अजय को समझ आता है और वो अपना लालच छोड़कर महेश और रूपा से माफी मांगता है। रूपा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी कभी कदर नहीं की। और पिताजी आप भी मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसे पैसे नहीं मांगना चाहिए थे आपसे। अरे अजय बेटा तुम परेशान मत हो, तुम हमसे पैसे नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? रूपा तुम भी मुझे माफ कर दो, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। नहीं अजय जी आप माफी मत मांगिए, आपने अपना लालच छोड़ दिया, यही बहुत अच्छी बात है। जिसके बाद वो अपना लालच हमेशा के लिए छोड़ देता है और अपनी मेहनत के बल पर पैसे जमा करके अपना बिजनेस शुरू करता है।